नमस्कार दोस्तों, आज हम फर्स्ट वीक्स ऑफ नवंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इस वीक के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की मैं बात करूं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था इंडिया ने अभी क्या हुआ है रिसेंटली 500 गीगावाट के आसपास अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को क्रॉस कर लिया है। अर्थात उसके जो टोटल रिन्यूएबल प्लस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है वो 500 गीगावाट से अधिक हो गई है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखिए 500 गीगावाट क्रॉस कर लेना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया की नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी से वह क्या किया है या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वह लगभग 50% से अधिक क्रॉस कर गई है। अर्थात अब इंडिया में क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल से एंड नॉन फॉसिल फ्यूल से, तो फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 50% से कम हो गई है एंड नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी वो 50% से अधिक हो गई है। आपने देखिए आपने अभी पंचामृत गोल्ड के विषय में सुना होगा। रिसेंटली 2021 के आसपास की बात है, जो ग्लासगो में एक सबमिट हुई थी, किसकी? COP26 की सबमिट हुई थी ग्लासगो में। वहां पे इंडिया ने पंचामृत गोल्ड एक प्रोड्यूस किया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पंचामृत गोल्ड दिया गया था। उसके तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही गई थी, 5 चीजें देखो उसमें कही गई थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कही गई थी वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर मोदी द्वारा कही गई थी। उन्होंने उसमें कहा था कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी से, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, हम उसको 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अर्थात हम अपनी फॉसिल हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसमें से हम 500 गीगावाट के आसपास प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030 तक। लेकिन अभी रिसेंटली में अगर 2025 की बात करें, अक्टूबर या फिर नवंबर की हम बात करें, तो जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है वो लगभग हम लोग 256 गीगावाट के आसपास प्रोड्यूस करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारा सोर्सेस है वो 50% से अधिक हो गई है। हमने ग्लासगो समिट में ये कहा था कि नहीं, हम जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो 50% से अधिक कर लेंगे 2030 तक जाते जाते। यह हमने यह हमने 5 साल पहले ही इसे अचीव कर लिया है। लगभग आप 5 साल कह सकते हो, हाँ 5 साल पहले ही हमने ये अचीव कर लिया है। अर्थात हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 500 गीगावाट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन हाँ लगभग 250 गीगावाट, मतलब 256 गीगावाट देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, इसके आसपास हमने प्रोड्यूस कर लिया है। हो सकता है फ्यूचर में आते हैं 2030 तक आते आते हम ये भी हम 500 गीगावाट भी प्रोड्यूस कर लें, ऐसे अपनी जो हमने प्रॉमिस किया था हम उसे फुलफिल कर ले। ठीक है, सेकेंड थर्ड हमने प्रॉमिस किया था कि जो कार्बन इमिशन है हम उसे अपना रिड्यूस कर देगा था, हम जो कार्बन इमिशन करते हैं हम उसे थोड़ा कम कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि लगभग हम 1 मिलियन टन के आसपास अपना कार्बन इमिशन जो है रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, एंड साथ में उसने कहा कार्बन इंटेंसिटी को भी हम रिड्यूस कर देंगे। कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते, उन्होंने कहा था कि हम अपने जीडीपी का लगभग 45% के आसपास 2030 तक जाते जाते हम जो कार्बन इंटेंसिटी से रिड्यूस कर देंगे, और उसको लेवल दिया था 2005 के लेवल से। आप देखेंगे 2005 में इंडिया में कार्बन इमिशन उतना अधिक नहीं था। जब से इंडिया में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद से थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर आए थे। लेकिन हाँ, तब 2005 तक उतना अधिक डेवलप नहीं हुआ था जितना 2010 के बाद से कर सकते हो, 2010 या 2015 के बाद से कर सकते हो डेवलप हुआ है। अब इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने लगा है। ठीक है, स्पेशली आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी देख सकते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने लगा है। एंड थर्ड उसने कहा था कि जो थर्ड माफ करिएगा, फिफ्थ उन्होंने कहा था नेट जीरो इमिशन। हम अपना नेट जीरो इमिशन का उन्होंने टारगेट लिखा था 2070 तक जाते जाते, तो नेट जीरो इमिशन का टारगेट उन्होंने रखा था। अब यह फुलफिल होगा कि नहीं, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी नेट जीरो इमिशन के रूप में भी इंडिया बहुत सारा काम कर रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर में फुलफिल हो जाए। यदि इंडिया 500 गीगावाट के आसपास नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा इमिशन अपना जीरो करने में भी कामयाब हो सकते हैं, नेट जीरो इमिशन 2070 तक जाते जाते कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इंडिया ने बहुत सारे काम किए हुए हैं नॉन फॉसिल फ्यूल के, जैसे पीएम कुसुम योजना हो गया, ऑफशोर विंड एनर्जी हो गया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है इंडिया में चल रही है, ताकि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम कोल पे डिपेंड करते हैं, कोल हो गया फिर पेट्रोलियम में अपने इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं, उससे हम और अधिक रिड्यूस कर सके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं
इंडिया की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के विषय में, तो देखो आपको किसी भी देश में जाएँगे 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक फॉसिल फ्यूल से होती है, एक नॉन फॉसिल फ्यूल से होती है। फॉसिल फ्यूल से मतलब कि आप ये जो समझ सकते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया। जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी। और नॉन फॉसिल फुल एनर्जी हो गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सोलर विंड हो गया, सोलर पावर्स हो गया, विंड पावर हो गया, हाइड्रो पावर्स हो गया, बायोमास हो गया, न्यूक्लियर पावर्स हो गया। ये सब कहाँ से आते हैं? नॉन फॉसिल फ्यूल से आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी फॉसिल फ्यूल से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 265 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये सितंबर और अक्टूबर का लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। वही नॉन फॉसिल फ्यूल से बात करते हैं 244 गीगावाट। मैं ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद ये रखनी है कि अक्टूबर तक जाते जाते अब इंडिया जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, नॉन फॉसिल फ्यूल से जो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वो 50% से क्रॉस कर गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे जाते हैं, अगर वन लाइनर एग्जाम्स है तो उसमें आता है कि इंडिया हैज प्रोड्यूस मोर एनर्जी बाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स। स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो आपको वहां पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं आखिरकार इंडिया में जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है। देखिए सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, या फिर एंड सेकंड जो है विंड पावर से प्रोड्यूस करती है, थर्ड जो है हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करती है, एंड फोर्थ जो है बायोमास से प्रोड्यूस करती है, एंड फिफ्थ न्यूक्लियर पावर से। मैंने क्रम में इसे रखा है, आप इस क्रम को याद रखिए क्योंकि ये क्रम जो है बढ़ते या घटते क्रम में बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही देखेंगे मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे रखी हुई है, ये नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नंबरिंग है वर्ल्ड लेवल रैंकिंग। अगर मैं बात करूँ सोलर पावर में तो इंडिया तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है बाय द सोलर पावर। वही विंड के क्षेत्र में बात करूँ तो इंडिया चौथी सबसे बड़ी कंट्री है जो विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। एंड लास्ट अगर टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल इंडिया चौथी सबसे बड़ी कंट्री है जो नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। आप चाहे तो ये रैंकिंग याद कर सकते हैं या फिर नहीं याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव जो टेकन किया गया था ना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इंडिया द्वारा, तो इसमें सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंस जो सबसे बढ़िया स्कीम जो लगा वो है पीएम कुसुम योजना। इसके तहत क्या है, किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जो पंप लगाते नहीं है, आपने देखा किसान अपने खेत में पंप लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे छूट मिलता है, तो उसी के तहत पीएम कुसुम योजना के तहत ही किसानों को दिया जाता है। एंड सेकेंड आप सकते हो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के घर के ऊपर देखा होगा छतों पे तो ये सोलर पैनल लगे होते हैं, तो जो ये सोलर पैनल लगे होते हैं वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही सरकार लगा रही है। सरकार का टारगेट है कि लगभग 10 मिलियन के आसपास जो छतें हैं उस पे हम लोग ये सोलर पैनल्स लगा दें। साथ ही साथ इस महीने का सॉरी इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट टेकन लिया जाता है तो वो तो ऑफशोर विंड एनर्जी। मैंने न्यूज में आपने भी पढ़ा होगा ऑफशोर विंड एनर्जी में। इसमें हुआ था गुजरात एंड तमिलनाडु के आसपास के जो क्षेत्र है कोस्टल एरिया है वहां पे लगभग 1 गीगावाट के आसपास ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए इंडिया ने अपना पहला पहला जो है प्लांट इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। एंड थर्ड आप नेशनल ग्रीन मिशन के विषय में जा सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव भी देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं रिन्यूएबल परचेज एप्लीकेशन समझ सकते हैं। रिन्यूएबल परचेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि एक्चुअली होता है क्या है, जैसे आपको एक इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए, कोई कंपनीज हो गए, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से क्या कर रही है, अपने जो वर्क है अपने काम कर रही है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को वो परचेज कर रही है। जैसे मान लो कोई रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसे परचेज कर रही है तो वो उसको लाके गवर्नमेंट को दिखा सकता है और उससे क्या होता है टैक्स पे थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आप चाहे तो इसी तुरंत इस क्वेश्चन को दे सकते हैं आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में दो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया में डिपॉजिट जो यूरेनियम का है बहुत अधिक है, इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट है, लेकिन जो इंडिया की अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल पे डिपेंड करती है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है यूरेनियम जो इरिचमेंट होती है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो तो वो 60% से अधिक की रिक्वायर होती है, फिर एटलीस्ट 60% के आसपास रिक्वायर होती है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है आप इसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, अपना सेकंड न्यूज के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सेकंड न्यूज की बात करूं तो अभी देखिए दुनिया का पहला कन्वेंशन हुआ है यूएनसीसी अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द साइबर क्राइम। ये वियतनाम के हुनाई में पहली सबमिट हुई है, जो वर्ल्ड लेवल पे पहली सबमिट हुई, जो फर्स्ट लीगल बाइंडिंग सबमिट है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अभी देखिए हुआ क्या था, यूएन जनरल असेंबली के लगभग 2024 के आसपास सबमिट हुए थे। वहां पे कहा गया था कि हम यूएनएफसीसी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है।
एक्चुअली हुआ क्या, जो अभी वियतनाम में ये समिट हुई है उसमें नवंबर में हुई थी, उसमें क्या किया गया था, इसे साइन करने के लिए ओपन किया गया था। तो लगभग 72 कंट्रों के 72 कंट्री के आसपास लगभग लोगों ने इसे साइन किया था, इसमें यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें साइन किया था। किसने साइन किया था, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं यहाँ पे लिख देता। क्यों? क्योंकि देखो इसे साइन तो कर दिया गया है बट इसे रेक्टिफाई नहीं किया गया है। इसे कोई भी कंट्री, स्वयं इंडिया ने भी इसे रेक्टिफाई करने से मना कर दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पहला ऐसा टाइम है जो ग्लोबल लेवल पे कोई साइबर क्राइम से लेकर फर्स्ट टाइम ऐसा है जो लीगली बाइंडिंग कोई एक इनिशिएटिव हो रहा है। अब रेक्टिफाई वर्ड मैंने यहाँ पे देखा, एक लिखा हुआ है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है कि अगर किसी में इस चीज को रेक्टिफाई कर दिया जाता है, जैसे यूएन के 40 मेंबर से इसे रेक्टिफाई कर दिया जाता है, तो जैसे इसे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा तो इसे लगभग 90 दिन लगेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। और जिस जिस कंट्री ने इसे रेक्टिफाई किया होगा, ये उस कंट्री में लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, जो भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे उसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उस चलिए, ये सब चीजें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो इस न्यूज में था वो था साइबर क्राइम। सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अगर आप साइबर क्राइम के विषय में जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप सही समझिए, जैसे साइबर क्राइम मतलब जैसे आपने देखा होगा आपके हाथ में मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा। अगर कोई क्राइम इस तरह से होता है तो उस क्राइम को साइबर, जैसे हैकिंग हो गया, आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाए या फिर आपके डाटा को चोरी कर लिया जाए, तो जो ऐसे क्राइम होते हैं उसे हम बेसिकली साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है। देखिए क्राइम में आपने बहुत सुना होगा, एक सिविल क्राइम सुना होगा, एक, माफ करिएगा थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ। हम बात करते हैं टाइप टाइप ऑफ क्राइम्स। टाइप ऑफ साइबर क्राइम की बात करते हो तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिया टाइप ऑफ साइबर, जैसे हैकिंग हो गया, अर्थात आपके कोई मोबाइल को हैक कर ले, ठीक है, आपके मोबाइल को हैक कर ले या फिर डाटा आपके मोबाइल से चोरी करे, जैसे डाटा थेफ्ट हो गया, फिर कोई आपकी आइडेंटिटी को ही चोरी कर लेता है, या फिर फिशिंग जैसे आपकी कोई ईमेल आईडी या मैसेज से आपके मोबाइल को हैक कर ले। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रैंसमवेयर से, अर्थात आपके कोई मॉलवेयर या फिर हब भेज के वो आपके मोबाइल को क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल्स में कर लेता है, ठीक है। वाई दे कैन डू इट्स, अगर मैं बात करूँ ये जो डाटा साइबर क्राइम क्यों लोग करते हैं, अगर मैं उसके विषय में बात करूँ तो ये लोग बेसिकली इकोनॉमिक टारगेट होता है, वो सिक्योरिटी या फिर ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट को किसी स्पेसिफिक चीज को वो टारगेट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक टारगेट करते हैं, आपके जैसे डाटा को वो हैक कर लेते हैं, फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दीजिए, या फिर किसी गवर्नमेंट के किसी एक स्पेसिफिक चीज को हैक कर लेते हैं, जैसे तो उसके सिक्योरिटी के रूप में उसे खतरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड में अगर बात हो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अगर मैं आपको बात करूँ कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हैकिंग से बच सके, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड रखने की जरूरत होती है। और आपको जो ये पासवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे आप उसे मल्टीपल फैक्टर यूज कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं क्या फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, आईस स्क्रीन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने पासवर्ड हमेशा चेंज करने रहते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे तीसरे मैंने देखा कीप द फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने आप को सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए ताकि आपकी जो है वॉइस है वो हैक ना हो सके, ठीक है। एंड थर्ड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है डू नॉट डाउनलोड अननोन सॉफ्टवेयर और लिंक। अभी कभी जो अननोन सॉफ्टवेयर होता है, लिंक होता है, उसे कभी क्लिक मत किया करिए, फिर डायल मत किया करिए। क्योंकि होता क्या है कि आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा कि कोई एक मैसेज आता है और लोग उसे क्लिक कर देते हैं और अचानक से उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो अब ऐसी चीजें मत किया करिए, ठीक है। व्हाट कैन डू, अगर आपके पास हो ही गया, मान लीजिए किसी गलती से किसी वजह से हो ही गया, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम याद करना है कि आपको अपने बैंक से बात कर लेनी है और सारे जो ऑनलाइन सर्विस इंटरनेट सर्विसेज है उसे बैंड करवा देना है, ताकि आपके जो पैसे है इकोनॉमिक लॉसेस है आप उससे बच सके, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। जैसे आप रिपोर्ट फाइल करने के लिए आप जा सकते हैं किसी पोर्टल पे, जैसे www.cybercrime.government.in पे जा सकते हैं। अगर आपको इस पे भी जाने का मन करना है तो आप टोल फ्री नंबर 1930, आप इस टोल फ्री नंबर को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में कुछ बकवास लोग होते हैं तो वो पूछ देते हैं, अदरवाइज नहीं, ये टोल फ्री नंबर आप वैसे ही दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। या फिर आप साइबर थाना जा सकते हैं, जहाँ पे जाके FIR या फिर नजदीकी थाना जाके आप FIR लिखवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में भी कहा था डिजिटल अरेस्ट, एक वर्ड यूज किया था। देखिए यहाँ पे मन की बात की मैं वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ, आप हमेशा जब भी मन की बात, मैं आपसे कहूंगा कि जो फिल्में देखते हैं ये सब देखते हैं उससे छोड़ के थोड़ा बहुत मन की बात बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो मोदी की मन की बात सुन लिया करिए, ठीक है। मोदी ने अपने मन की बात में एक बात कही थी, उन्होंने डिजिटल अरेस्ट वर्ड यूज किया था। उसने कहा था, अगर डिजिटल अरेस्ट से लेकर उन्होंने कहा था कि
कि अगर आपके पास कोई साइबर क्राइम होता है तो पहले आप स्टॉप रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था एक्शन जरूर लीजिएगा, ठीक है। मन की बात में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के थ्रू कहा था। देखिए हुआ क्या है, अब इस थोड़ा सा हम इवेंट के विषय में जान लेते हैं, यूएनसीसी के विषय में जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है इसे कलेक्ट करने के लिए तथा इसको एज ए एविडेंस करने के लिए सीवियर जो क्राइम ऑफेंस होता है उसमें एज ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए इसे मान्यता दी जा रही है, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द साइबर क्राइम, फर्स्ट टाइम ऐसा ग्लोबली हुआ है कि जो भी ये साइबर क्राइम है उसे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आप और जैसे आप देख सकते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड ऑनलाइन ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड जो होता है, इन सबको क्या है क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क, ये लोग एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क डेवलप करने जाते हैं जो 24/7 जो है, सॉरी 24/7 क्या काम करेगा। ये बहुत ज्यादा क्विक्स नेटवर्क होगा, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट होगा। इन सब लोगों ने ऐसा नेटवर्क डेवलप करने की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा क्वेश्चन दिया है जिससे आप लिखा सकते हैं। मैंने लिखा है विच वन कम अंडर द साइबर क्राइम, इसमें से कौन सा ऐसा है जो साइबर क्राइम में आता है। जैसे मैंने हैकिंग लिखा है, डाटा ट्रैप लिखा है, रैंसमवेयर लिखा है, या फिर ऑल ऑफ दिस। आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, यहीं पे कमेंट कर दिए ताकि आपको बहुत फायदा हो। चलिए छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं उसके विषय में भी आपसे बात कर लेता हूँ। जैसे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो स्मॉल करंट अफेयर लगा हुआ था, निफा वायरस इस वक्त न्यूज में आता है। एक्चुअली आपने निफा वायरस के विषय में सुना होगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें कोई आपने सुना होगा कोई एंटीबायोटिक्स इसमें डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि एक मोनोक्लोनिकल एंटीबायोटिक डेवलप किया गया है अगेंस्ट द निफा वायरस। क्योंकि देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर करंट अफेयर पढ़ते रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि निफा वायरस के लिए कोई एक स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये वैसे जो बुखार उखार आता है वही दवाइयां देके से सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने क्या किया है, एक मेडिसिन डेवलप किया है जो मोनोक्लोनिकल एंटीबायोटिक्स है अगेंस्ट द निफा वायरस डिसीज के खिलाफ डेवलप किया है, ठीक है। समथिंग अबाउट द निफा वायरस के विषय में हम जानते हैं। निफा वायरस क्या है, ये जूनोटिक वायरस है, ठीक है। जूनोटिक वायरस मतलब क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या है कि ये एनिमल से बर्ड में आसानी से नेचुरल ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेचुरली कैरी बाय द जो बैट मतलब जो आपका चमगादड़ नहीं होते हैं उसमें ये नेचुरली पाए गए थे। उसके बाद ये मैंस में क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गए थे। अर्थात ये क्या होता है, एनिमल से क्या होता है, ये मैन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे वायरस को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइमरली ये पाया कहाँ गया था, तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो ये मलेशिया हो गया या फिर सिंगापुर में हो गई, सबसे पहले वहीं पे पाए गए थे। बाद में ये क्या हुआ था, इंडिया में भी ये आ गए थे। अगर तो आप हमेशा याद रखिएगा इसके ओरिजिन जो है वो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। प्राइमरली यहाँ पे पाया गया था, स्पेशली फॉर मलेशिया एंड सिंगापुर में इसके फर्स्ट केसेस पाए गए थे। अभी फिलहाल में इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ट्रांसमिशन की बात करें, ये एनिमल से बर्ड में सॉरी बर्ड से मैन में कैसे आया, बर्ड से मैन में कैसे ट्रांसफर होता है, तो अगर बात करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आप अगर चले जाते हैं, जैसे किसी पिग या सुअर वुअर को किसी को हुआ हो या फिर किसी चमगादड़ और मादर को हुआ हो, तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में चले जाते हैं तो वो आपको ट्रांसफर हो जाता है। सेकेंड, पर्सन टू पर्सन, अर्थात किसी पर्सन को हुआ है आप उसे जाते हैं कांटेक्ट करते हैं तो भी वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई फूड हो गया जो वो खाया हुआ हो, जैसे कोई बर्ड हो गया, बैट मतलब हो गया वो कोई खाया, जैसे चमगादड़ मतलब कोई फूड को खाया है, आप उस फूड को जाते हैं खा जाते हैं तो भी आपको ये निफा वायरस हो सकती है। अगर बात करिए सिस्टम आता है कैसे, तो आपको 4 से 14 दिन के आसपास आपको पता चल जाता है, आपको बहुत ज्यादा फीवर हो सकता है, बहुत उल्टी उल्टी होने लगती है, मसल पेन्स होने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या था, इसका कोई एक ट्रीटमेंट नहीं था, ठीक है। करेंटली देखिए मैंने यहाँ लिखा ट्रीटमेंट की बात की, करेंटली देयर इज नो लाइसेंस ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल, ठीक है। इसका करेंटली कोई अवेलेबल नहीं था ट्रीटमेंट। लेकिन हाँ इसमें हुआ क्या, एक थोड़ा सा डेवलपमेंट हो क्या रहा है कि इसमें एक मोनोक्लोनिकल एंटीबायोटिक डेवलप करने की बात हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है। वही जो जनरल दवाइयों बुखार या उल्टी की चलती है वही सब चलती है और इसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो मोनोक्लोनिकल एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। यह एक लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया एक प्रोटीन होता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा बहुत
बढ़ा देता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और बॉडीज नेचुरली मेक्स, ठीक है, ताकि आप निफा वायरस से लड़ सकें। लेकिन मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, आप तीसरा आप इसे दे सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट ए वायरस। इसमें से इन जो मैंने चारों को प्रोवाइड किया है, इन चारों में से कौन सा वायरस नहीं है? क्या कोविड-19 एक वायरस है, चिकन पॉक्स एक वायरस है, या फिर एड्स एक वायरस है, फंगी एक वायरस है? तो इसमें से चारों में से कौन सा वायरस नहीं है, तो आपको ये कमेंट करना है। मैं जब भी आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ तो आप ऑन द स्पॉट तुरंत बोल दिया करिए कि इसमें से कौन सा नहीं, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर जैसे कमेंट करने के बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 एट ऑप्शन जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए इस वीक का एक थोड़ा सा एक रिवर्स था, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक रिवर्स है, आपको पता होगा गॉट रिवर्स। ये बहुत ज्यादा इस वक्त न्यूज में है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप जान लीजिए। एक्चुअली है क्या गॉट रिवर्स, न्यूज क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चूंकि ये न्यूज में है तो आप इसे जान लीजिए, ठीक है। गॉट रिवर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका ओरिजिन, अगर मैं बात करूँ तो आपको जो मेघालय वाला रीजन नहीं है, वहां पे आपको शिवालिक पीक्स मिलेगा, ईस्टर्न शिवालिक पीक्स, गारो खासी जयंतिया वाला जो आप रीजन नहीं देखे हैं, मैप में देखे ही होंगे, तो वहीं पे ये काशी हिल वाला जो रीजन है वहीं पे ये ओरिजिन होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रिब्यूटरी की, तो जो ये सुमरा रिवर है वो बांग्लादेश में रहती है, उसमें आ जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। कुछ की फीचर्स के विषय में इसके थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्लीन वाटर होते हैं, इतना ज्यादा क्लीन कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर होते हैं उमगाट रिवर्स में। तो ये इसकी सबसे बड़ी की फीचर्स है। अब तक जो भी मैंने रिवर देखी, इतनी ज्यादा क्लीन रिवर्स मैंने अभी तक देखी नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड आप देख सकते हैं ये बाउंड्री बनाता है, जो जयंतिया हिल एंड काशी हिल है, जो मेघालय में आप नहीं सुनते, 3 हिल आपको पड़े, गारो का खासी जयंतिया के विषय में पढ़ेंगे, तो ये जयंतिया और कौशी हिल के बीच में एक बाउंड्री बनाती है। साथ ही साथ ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, नेचुरल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है थोड़ी सी एरिया में, इंडिया एंड बांग्लादेश के रीजन से एक छोटा सा इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको न्यूज में जाने की जरूरत है नहीं। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, विच रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो मानस रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र और नॉट सुबनसिरी रिवर्स, या फिर सनकोसी रिवर्स, या फिर गॉट रिवर्स, इसमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी नहीं है, आप यह भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये न्यूज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि ये न्यूज अभी थोड़ा सा न्यूज में चल रहा है, न्यूज में जो था मैंने वो पढ़ा, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन हाँ, अगर ये रिवर्स न्यूज में है तो आप इस रिवर्स को थोड़ा बहुत याद रखिए, क्योंकि कभी कभी रिवर पूछ देता है कि इसे ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, या फिर ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ऐसी चीजें पूछ देता है। इस रिवर के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहला ही की फीचर लिखवाया है, जो है क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर, मतलब ये बहुत ज्यादा क्लीन रिवर्स है, ठीक है। इस चीज में आप इसे याद रख सकते हैं। AI3 एटलस प्लस, देखिए हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली एक अननोन क्या हुआ था स्पेस में, हमें एक अननोन्स क्या हुआ था, एक एस्ट्रॉयड मिला था, जो कहीं और से ओरिजिन हुआ था, वो हमारे गैलेक्सी में आ गया था, जिसको जिसको एक एटलस यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जो यूएस का एक है, वहां वहां पे इसे डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जान जाते हैं अबाउट AI3 एटलस। देखो एटलस के विषय में, नेटवर्क ऑफ रोबोटिक टेलीस्कोप है, ये एक रोबोटिक टेलीस्कोप ऑपरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई द्वारा जिसे ऑपरेट किया जाता है। प्राइमरी एम एम करता है डिटेक्ट एस्ट्रॉयड, कौन से एस्ट्रॉयड जो बाहर मतलब अपने गैलेक्सी से जो बाहर से कुछ बॉडीज नहीं होते, कुछ एस्ट्रॉयड नहीं होते, वो अपने गैलेक्सी में आ जाते हैं, इसे डिटेक्ट करने की वो काम करता है। अब तक इसने तीन तीन चीजों को डिटेक्ट किया है, AI 1I 2I एंड 3I, मतलब 2016-17 के आसपास एक डिटेक्ट किया था, 2019 के आसपास है, और 2025 के आसपास एक डिटेक्ट किया। जो ये तीनों थे ये बाहर से आए हुए हैं, मतलब अपने अपने जो हमारे यूनिवर्स सॉरी हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के पार्टिकल्स नहीं है, किसी और गैलेक्सी से आके हमारे गैलेक्सी में आ गए, कुछ दिन तक टेम्परेरी रहेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके विषय में कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट इट इज रेयर्स एंड सिग्निफिकेंट सेलेस्टियल बॉडीज, होता है बहुत ही रेयर होते हैं, क्लासिफाइड एज ए इंटरसेलर कमेंट्स, मतलब बाहर से आए हुए कोई कमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम, ये कहीं और ओरिजिनेट होते हैं और फिर वहां से क्या करते हैं, मूव करते करते कभी कभी हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। इसे हम ये बहुत ही टेम्परेरी होते हैं, मतलब यहाँ पे ओनली टेम्परेरी पासिंग थ्रू, देख नहीं ये मतलब परमानेंट यहाँ पे आके नहीं रहते हैं, ये थोड़े समय के लिए आते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, वो अपने सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। ओनली थर्ड
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली थर्ड कौन, फिर इंटर सेलर बॉडी आर इवन डिटेक्टेड, ठीक है। वो थर्ड क्या थे, I1 AI 2I एंड 3I अभी तक में यह डिटेक्ट किया गया है। तो आप इसके विषय में थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी ओरिजिन के विषय में बात करूँ तो भाई बाहर ही ओरिजिन होते हैं। अगर इसे ट्रेजेक्टरी मतलब प्रोजेक्ट का ऐसा पाथ फॉलो करते हैं तो ये इसके विषय में बता नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं बाहर ओरिजिनेट होते हैं और बाहर से हमारे जब टेम्परेरी थोड़े समय के लिए आए हुए हैं, तो इसकी प्रोजेक्ट क्या होती है हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, स्पीड ये कर सकते हैं, थोड़े बहुत बहुत हाई स्पीड होती है, एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन की बात करें तो वही सेम है, स्टोराइड जो भी कंपोजिशन होते हैं हैवी मिनरल कंपोजिशन होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं तो लास्ट में बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं। तो आप साइज की बात करें तो छोटे छोटे ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस बस इतना है कि अगर कभी एग्जाम में पूछ देता है कि AI3 एटलस क्या है, वो पूछ देता है रिसेंटली, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि रिसेंटली इन न्यूज AI3 एटलस, तो AI3 एटलस रिलेटेड किससे है, ठीक है। तो ऐसे न्यूज जब आते हैं तो आप इसे बस याद रखिएगा और ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक्स 2025 में के विषय में समझते हैं। अभी रिसेंटली एक एक क्या हुआ है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक